दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारत में विदेशी व्यापारियों के आगमन तथा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। सबसे पहले इसमें हम भारत में विदेशी व्यापारियों यानी यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंचा था कहां पर? तो उत्तर है कालीकट में। दोस्तों वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी और कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों और भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ था। वास्को डिगामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला था और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप और हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थीं। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया और अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में वायसराय बनकर आया और उसने 1510 में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया और गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है कि हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। तो उत्तर है वास्को डिगामा ने। दोस्तों वास्को डिगामा 20 मई 1498 को कालीकट भारत आया और वहां के तत्कालीन शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। उसने कहा कि हम ईसाइयों व मसाले लेने भारत आए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए लॉर्ड क्लाइव, हम्फरी कुक, जेराल्ड अंगियर और जाब चारनाक में से कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है कलकत्ता की स्थापना जाब चारनाक ने की थी। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल इसको चुना और इस तरह 1690 में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के बाद मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे कौन? तो उत्तर है डच। दोस्तों 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के बाद डच जो हैं वो मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे। डचों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाना खोला था और डच भारत से मसाला और वस्त्र व्यापार करते थे, लेकिन इनके पास संसाधन कम थे। इस कारण अन्य यूरोपियों की तरह इनका प्रसार नहीं हो सका और वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित करके व्यापार से वंचित कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है? तो ये देखिए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद डेन और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। लेकिन इनकी कंपनियों के स्थापना वर्ष आप देख सकते हैं। पुर्तगीज कंपनी एस्तादो द इंडिया 1498 में, वेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी जिसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं 1602 ईस्वी में स्थापित हुई और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज ये सन 1600 में, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में और कंपनी देश इंदसे ओरिएंटलेश ये 1664 में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था किससे? तो उत्तर है बीजापुर से और दक्कन की बीजापुर सल्तनत ने अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था
अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बनकर आया था। उसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। और आप जान लीजिए दोस्तों, अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो उत्तर है मसूलीपट्टनम में। दोस्तों, मसूलीपट्टनम में जो है डचों ने अपना पहला कारखाना खोला था। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क को। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो उत्तर है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। दोस्तों, 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। अगला प्रश्न है, कुछ वर्ष दिए गए हैं 1498, 1500, 1501 और 1502 में से पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ कब हुआ था? तो उत्तर है 1498 में पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1498 में कालीकट में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाला गुजराती पायलट का नाम क्या था? तो ये था अब्दुल मजीद। दोस्तों, मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे और प्रथम पुर्तगाली और प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में कालीकट यानी भारत के समुद्र तट पर पहुंचा और भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद डेन और फिर फ्रांसीसी आए। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे अंत में यानी 1961 में गए थे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो उत्तर है भूभाग नहीं व्यापार। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार। और 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया था और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैब्रल, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले और हेनरी में से पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है फ्रांसिस मार्टिन ने। दोस्तों, आप जान लीजिए फ्रांसिस मार्टिन ने जो है वो पांडिचेरी यानी पुडुचेरी की स्थापना की थी। फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने ने 1673 में वालीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है और ये पूरी तरह किलाबंद था। फ्रैंको मार्टिन 1674 में इस बस्ती का प्रमुख हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रनगर क्या था? तो उत्तर है चंद्रनगर एक फ्रेंच कॉलोनी था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, चंद्रनगर हुगली जिला पश्चिम बंगाल में है। 1673 में इसे फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था और इस शहर पर 1757 और 1794 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 1815 में इस पर दोबारा फ्रांस का अधिकार हुआ था। अगला प्रश्न है, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह किससे हुआ था? तो उत्तर है ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से। और 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में गोथिक कला, याद रखिएगा दोस्तों, भारत में गोथिक कला का स्थापत्य कला का आगमन किसके द्वारा हुआ था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा। और अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें शिक्षा पर 1 लाख रुपया जो है खर्च करने का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत और हुगली में से वह स्थान जहां भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी थी, तो ये था मद्रास में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने 1639 में चंद्रगिरी के शासक से मद्रास पट्टे पर लिया था।
तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये था फ्रांसिस डे। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर मिला और यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बना और मद्रास अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी थी। अगला प्रश्न है, 1613 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने प्रदान की थी? तो जहांगीर ने। और देखिए, मद्रास, कालीकट, हुगली और सूरत में से वह स्थान जहां अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो याद रखिएगा सूरत में। दोस्तों देखिए, जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों की प्रथम अस्थायी कारखाना था और आप जान लीजिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से ही मुगल दरबार में पहुंचा था, लेकिन सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां के व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंकुरता को भंग किया और उसके बाद अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दी थी? तो ये थे रॉबर्ट ओरम। रॉबर्ट ओरम या रॉबर्ट ओर्म ने दोस्तों, ये आप जान लीजिए कि रॉबर्ट ओर्म ने जो है फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? तो ये था अल्वारेज काब्राल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रथम पुर्तगाली अभियान का नेता वास्को डी गामा था, जबकि 1500 में द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता अल्वारेज काब्राल था और 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। नीनो डी कुन्हा ने 1530 में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया और केवल गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेनरी द नेविगेटर के नाम से कौन विख्यात था? तो उत्तर है पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नाम से विख्यात था और उसके सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 में उत्तमाशा अंतरीप की खोज की और वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज करने में सफलता प्राप्त की। 1494 में स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। इसमें देखिए, कथन है कि पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की। कारण है कि पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था। तो इसमें आप जान लीजिए दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। कर्नाटक युद्ध हुए थे किसके किसके बीच में? तो आप जान लीजिए दोस्तों, कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध ए ला शापल की संधि से समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि सेंट थोमे के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? तो उत्तर है पैराडाइज ने। पैराडाइज ने दोस्तों सेंट थोमे के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। आप जान लीजिए दोस्तों, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था और गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना जो है युद्ध का तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वांडी वाश का युद्ध लड़ा गया था
तो याद रखिएगा, वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में 1760 में लड़ा गया था। वांडीवास युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अगला प्रश्न है दोस्तों, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में। बम्बई दहेज में मिला था किसे? तो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को जो है पुर्तगालियों ने दोस्तों बम्बई दहेज में दिया था। मुंबई का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गेराल्ड ओंगियार को दोस्तों बम्बई का संस्थापक माना जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेराल्ड ओंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गेराल्ड ओंगियार ने बम्बई को अपने अधिकार में कब लिया था? तो 1665 में। दोस्तों 1665 में गेराल्ड ओंगियार ने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया था और ओंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 में भारत की ओर भेजा था किसको? तो जे.पी.दी केविलाहामो को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुगली, मसूलीपट्टनम, कराईकल और बालासोर में से डच वाणिज्यिक केंद्र कहाँ पर नहीं था? तो उत्तर है हुगली में। दोस्तों हुगली में डचों का वाणिज्यिक केंद्र नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि डच कहाँ के मूल निवासी थे? तो डच नीदरलैंड या हॉलैंड के मूल निवासी थे। भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र बंगाल के हुगली में नहीं था बल्कि चिंसुरा में था। भारत में अन्य डच वाणिज्यिक केंद्रों में मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टनम, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नेगापट्टनम और कराईकल में था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोचीन, सूरत, सईदाबाद और पुलिकट में से डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया था कहाँ पर? तो ये पुलिकट में। और देखिए सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? तो 1803 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो है ये 1803 में हुई थी। आप देख लीजिए, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला था और अंग्रेजों की कूटनीति के और भीतरघात नीति के कारण बाध्य होकर सिंधिया और भोसले ने कंपनी के साथ दिसंबर 1803 में संधियां की थी। सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को हुई थी। अगला प्रश्न है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि किसके बीच हुई थी? तो सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 में भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ये सूरत में। और यहाँ पर देखिए कालीकट, बरोच, कोचीन और माहे में से पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था क्या? तो बरोच जो है ये पुर्तगालियों का जो है व्यापारिक ठिकाना नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के साथ व्यापार करने के लिए किसके संरक्षण में की गई थी? तो लुई 14वां के। और देखिए फ्रैंकॉयस केरान ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की थी? तो 1668 में फ्रैंकॉयस केरान ने दोस्तों आप जान लीजिए कि पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि लगभग 1715 से बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश नौ परिवहन सेवा के विकल्प और अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों के उपयोग को प्राथमिकता दी। कारण है कि वे निजी जहाज को अपना माल सौंपने में असल में उस कंपनी को माल सुपुर्द कर रहे थे जिसका अंग्रेजों के पास विशेषाधिकार था। तो उत्तर है कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लू वाटर पॉलिसी ये किससे संबंधित रही है? आपके ऑप्शन देखिए, वास्को डी गामा, डी अल्मीडा, अल्बुकर्क और अल्फांसो डी सूजा। तो सही उत्तर है जो है अल्मीडा से जो है संबंधित थी ब्लू वाटर पॉलिसी। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद आइए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब चैप्टर जो हमारा अध्याय है इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? तो ये था दोस्तों देखिए रॉजर ड्रेक। सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर रॉजर ड्रेक था और अंग्रेजों को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की आशंका थी, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलाबंदी की और उसके परकोटे पर तोपें चढ़ा दी।
अंग्रेजों ने घसीटी बेगम को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया और बंगाल के भगोड़ों को शरण दी। जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को इन जघन्य कार्यों से रोका तो उन्होंने टाल मटोल की और जून 1756 में फोर्ट विलियम घेर लिया गया और 5 दिन के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया। गवर्नर रॉजर ड्रेक और अन्य प्रमुख नागरिक पृष्ठ द्वार से भाग निकले और नवाब कलकत्ता को मानिक चंद के हाथ देकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया था। अगला प्रश्न है 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए समुद्र के रास्ते किसको भेजा गया था? तो उत्तर है वाटसन को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वाटसन को जो है 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए समुद्र के रास्ते भेजा गया था। जब 1756 में सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम घेर लिया, 5 दिन के बाद जब रॉजर ड्रेक और अन्य प्रमुख नागरिक पृष्ठ द्वार से भाग निकले और नवाब कलकत्ता को मानिक चंद के हाथ देकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया और ज्यों ही कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचा, वहां के अधिकारियों ने एक सेना जो उन्होंने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए गठित की थी, कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए भेज दी और कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए वाटसन को समुद्र के रास्ते भेजा गया था। अगला प्रश्न सुमेलन से है। ब्लैक होल की घटना 1756 में हुई थी, प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में, देवगांव की संधि 1803 में। तो आप जान लीजिए ब्लैक होल की घटना ये 20 जून 1756 की है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 का है और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 का है और देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सरफराज खां और सिराजुद्दौला में से वह जो बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? तो सही उत्तर है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां दोस्तों बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था और बंगाल सूबे का जो अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था उसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1701 में नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, वह 3 जिले जिसे सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया? तो ये 3 जिले थे वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। अगला प्रश्न है, खिजरी जमा क्या था? तो एक प्रकार का कर था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, खिजरी जमा ये एक प्रकार का कर था। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां पर स्थानांतरित की थी? तो उत्तर है मुंगेर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी, ये कथन किसका है? तो ये बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का कथन है। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का कथन है कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी। और दोस्तों आप जान लीजिए कि अलीवर्दी खां इसका अंग्रेज़ों के साथ संबंध अच्छा था, लेकिन इसने अंग्रेज़ों को अपने गोदामों को दुर्गीकृत करने की अनुमति नहीं दी। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और नजमुद्दौला में से वह जो अंग्रेज़ों को दीवानी मिलने के समय बंगाल का नवाब था? तो ये था नजमुद्दौला। अगला प्रश्न है, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, वो कौन था? तो वो था वाटसन। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप जान लीजिए कि नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र का अमीचंद द्वारा भंडाफोड़ की बात कहने पर क्लाइव ने अमीचंद से समझौता किया। समझौते के 2 प्रारूप तैयार किए गए, सफ़ेद कागज़ जो असली प्रारूप था और लाल कागज़ नकली प्रारूप। अमीचंद के मांगों का उल्लेख केवल लाल कागज़ पर था, वाटसन ने केवल सफ़ेद कागज़ पर हस्ताक्षर किया था। लाल प्रारूप पर क्लाइव ने वाटसन के नकली हस्ताक्षर बना दिए और उसे अमीचंद को दे दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था?
तो ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को कलकत्ता में घटी थी। और एक लेखक हैं हालवेल के अनुसार नवाब ने 20 जून की रात 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे और ये घटना इतिहास में ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बंगाल का वह नवाब जिसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, तो ये था अलीवर्दी खां। वो कहा था कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी और छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो लियोनिल कार्टिस। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। और द्वैध शासन की विशेषता थी उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है, राजा सिताब राय, मोहम्मद रजा खां, आसफ खां और दुर्गादास में से वह जिसे प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था, तो ये था मोहम्मद रजा खां। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया था, तो मीर जाफर को। दोस्तों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला के पराजय के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और इस उपलक्ष्य में उसने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के बदले 24 परगने की जमींदारी से पुरस्कृत किया था। और एक लेखक हैं कर्नल माल्सन, इन्होंने लिखा है कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था, जितना लूट सको तो लूटो। मीर जाफर सोने की एक थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था, तो ये था 1717 में। गिरिया का युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों गिरिया का युद्ध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1740 में अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में परास्त करके बंगाल की सूबेदारी प्राप्त की थी। तो अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था, तो नवाब सिराजुद्दौला को। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को हराया। और इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी और इस युद्ध के समय वेंसी टार्ट बंगाल का गवर्नर था और युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग किसने कहा है, तो याद रखिएगा ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने 18वीं सदी को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग कहा है। अगला प्रश्न है, बंगाल में 1765 में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी, तो क्लाइव ने। 1772 में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया, वारेन हेस्टिंग्स ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 1772 में द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, कंपनी का प्रत्येक सेवक अपने आप को स्वामी समझता था और स्वामी अपने आप को कंपनी का ही रूप समझता था, ऐसा किसने लिखा है, तो ये मैकाले का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा है, तो उत्तर है चार्ल्स नेपियर ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि चार्ल्स नेपियर ने बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्वीकार की थी कब, तो 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को अपने मार्ग से हटा दिया।
कारण है कि इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि माल को सस्ती दरों पर बेचते थे। तो इसमें कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। आप जान लीजिए 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को अपने मार्ग से हटा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1667 और 1669 के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये था वेरेलस्ट। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए वेरेलस्ट जो था 1667 और 1669 के बीच बंगाल का गवर्नर था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। इसमें आपने भारत में यूरोपीय यानी विदेशी व्यापारियों के आगमन तथा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।